Hello students, this is Bhagirath, Assistant Professor in Commerce and Management, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद। बीकॉम फाइनल के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस की यूनिट नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है मैनेजरियल रोल्स एंड फंक्शंस इन अ स्मॉल बिजनेस, जिसके अंदर पार्ट 4 में आज हम सीखेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 3 स्टेप्स हमारी मैनेजमेंट की बची हुई थी, जिसके अंदर इस पार्ट में आज मैंने सिर्फ कवर किया स्टाफिंग और डायरेक्टिंग का। कंट्रोलिंग के लिए अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग, द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था प्लानिंग, सेकंड स्टेप पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप होता है आपका स्टाफिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द एंड प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड राइट पोजीशन। संस्था में हर किसी जगह पे हम अलग अलग प्रकार की पोस्ट क्रिएट करते हैं कि किस स्थान पे कौन सी क्वालिफिकेशन का बंदा काम करेगा, तो हम उसे कार्य पे लगाते हैं। यानी संस्था में जिस कार्य के लिए जिस प्रकार के व्यक्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसको उसी जगह पे उसी कार्य पे लगाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में संगठन में सही व्यक्ति का चयन करके सही स्थिति में रखने की प्रक्रिया शामिल है। यानी सही व्यक्ति का चयन करके उसे हम सही स्थिति में रखने के लिए जो कार्यकलाप करते हैं वो स्टाफिंग के अंदर आता है। फीचर्स क्या है इसकी? जैसा अभी हमने जाना है कि स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप है, तो फर्स्ट फीचर हम डालते हैं स्टाफिंग इज द थर्ड मैनेजरियल फंक्शंस। यह तीसरे चरण में आता है मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है आपकी। उसके बाद स्टाफिंग इज नॉट ए टेम्परेरी एक्सरसाइज, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगा दिया और आपका काम खत्म हो गया। नहीं, आपको सही व्यक्तियों को सही कार्य पर लगाना है, सही जगह पर लगाना, लेकिन साथ साथ उसको हम रिटेन भी करके रखते हैं। और जरूर नहीं कि वो व्यक्ति परमानेंटली 10-20 साल के लिए हमारे पास रह जाए। हो सकता है 6 महीने बाद चेंज हो जाए, हो सकता है 2 महीने बाद चेंज हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद चेंज हो। तो ऐसे करके बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। यानी ये काम जो होता है वो सारा साल बराबर इसी गति से चलता रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सभी लेवल्स पे इसको किया जाता है। स्टाफिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टाफिंग यानी सही व्यक्ति को सही कार्य पे लगाने की प्रक्रिया है, लेकिन सही व्यक्ति के अकॉर्डिंग सही कार्य क्या होना चाहिए या सही कार्य के अकॉर्डिंग सही व्यक्ति कौन सा होना चाहिए, उसे किस प्रकार से हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस की जाती है ये इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारा मेंटली वर्क हमें इसमें करना होता है। नंबर 4, स्टाफिंग इज अ लॉजिकल एक्सरसाइज, मीन्स ये मेंटल प्रोसेस है। यानी इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि अपने मैनेजमेंट को स्मूथली चलाने के लिए हम अपने कार्य और व्यक्तियों का अच्छी प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन तैयार करते हैं। स्टाफिंग डील्स विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। स्टाफिंग के अंदर आप फिलहाल आपकी कंपनी में किस पोस्ट के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति आप स्टाफिंग से करते हैं। लेकिन साथ में फ्यूचर में आपको किस प्रकार के कर्मचारी की रिक्रूटमेंट हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स हो सकती है आपको, उसके बारे में भी ये फोकस करता है। तो यह केवल आपके प्रेजेंट टाइम को ही नहीं देखता, बल्कि फ्यूचर में भी आपको झांक के देखता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स पीपल। स्टाफिंग के अंदर अनेक प्रकार के लोगों को शामिल किया जाता है। यानी कंपनी में जितने भी आपके पर्सनल्स होते हैं, जितने प्रकार के व्यक्ति हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लो लेवल है, सभी प्रकार के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी सभी पे ये अप्लाई होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हर किसी लेवल पे स्टाफिंग किया जाता है, इसलिए हर किसी लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उस लेवल पे जो व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शंस या फिर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के वो हम अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं कि स्टाफिंग को करने के लिए उसके कुछ चरणों से हमें गुजरना होता है, और इन्हीं चरणों को स्टाफिंग के फंक्शंस भी कहते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर मीन्स आपके कर्मचारियों के बारे में इसको प्लानिंग करना है कि आपको क्या कर्मचारी चाहिए भी या नहीं भी चाहिए, कितने चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, किस क्वांटिटी के चाहिए, किस पोस्ट के लिए चाहिए, और फ्यूचर में उनका क्या आप रिक्वायरमेंट आपका रह सकता है। तो इसके बारे में आप मैन पावर के बारे में प्लानिंग करते हैं।
उसके बाद चलता है जब आपने ये डिसीजन कर लिया है कि आपको, जैसे कि सपोज करते हैं कि भाई 2 अकाउंटेंट चाहिए, 4 आपको सेल्समैन चाहिए, 1 आपको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, ऐसे करके आप सभी का प्लानिंग आप मैन पावर के अंदर करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है उन व्यक्तियों को कंपनी में आने के लिए प्रेरित करना, यानी उनकी रिक्रूटमेंट करना। अब रिक्रूटमेंट के अंदर हम कई प्रकार के सोर्सों के बारे में पढ़ते हैं कि उनको इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करना है या एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करना है, या फिर एक्सटर्नल में या इंटरनल में भी कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं। तो उनमें से किसी प्रकार के सोर्स पे जहाँ पे हमें अपने क्वालिफाइड या हमारी जॉब के अकॉर्डिंग जो बंदे मिल जाते हैं, उसी सोर्स से हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। और रिक्रूटमेंट का हमारा जो मेन पर्पज होता है कि बहुत सारी संख्या में हमारे पास आवेदन पत्र आए, फिर उनमें से हम छटनी करने के बाद सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फिर थर्ड स्टेप पे हम आते हैं सिलेक्शन। जो भी हमारे पास रिक्रूटमेंट के अंदर व्यक्ति आए हैं अपना रेज्यूमे लेके या अपने आप को सिलेक्शन कराने के लिए, उनका हम अपना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कोई प्री या मेन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बेस पर हम उनको छटनी करके उनमें से किसी एक का हम अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग चुनाव कर लेते हैं। जैसे उन व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है तो हम उसको फिर प्लेसमेंट देते हैं, यानी उनको ऑफर लेटर दिया जाता है और उनको हम काम पे लगा देते हैं, यानी जो भी उनका पोस्ट था, जो भी उनका काम था, उसको हम उसको सौंप देते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काम सौंपने के साथ साथ उसको हम ट्रेनिंग भी देते हैं साथ साथ में, और डेवलपमेंट उसका कुछ विकास भी किया जाता है, डेवलपमेंट करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑफ जॉब ट्रेनिंग जैसा भी हमारी कंपनी में अप्लाई होता है, हम उसको दोनों तरह से दिला सकते हैं। और डेवलपमेंट के अंदर हम उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, जैसे उसका एजुकेशन लेवल या उसके हेल्थ, फिजिक्स, ऐसे प्रकार की कुछ अन्य चीज़ों के हम थोड़ा उसको प्रोवाइड कराते हैं। सैलरी इंक्रीमेंट हो गया या अन्य कुछ चीज़ें, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम करके चलते हैं। उसके बाद फिक्सेशन इन फाइनेंशियल कंपेंसेशन, तो उसका रेम्यूनरेशन तय किया जाता है कि वो पर आवर कितना उसका हम रेम्यूनरेशन देंगे, या पर डे कितना देंगे, या फिर पर वीक या पर मंथ, जो भी हमारी कंडीशंस होती है हम टाइम बेस रख सकते हैं या फिर आउटपुट बेस रख सकते हैं, या फिर इंसेंटिव या कमीशन बेस, जो भी हमारे पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक पे फिक्स करते हैं। उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस करेगा, अपना जो वर्क करेगा, फिर उसके वर्क को हम अप्रेज करेंगे, यानी उसका मूल्यांकन करेंगे। तो परफॉर्मेंस का अप्रेजल सबसे लास्ट में स्टेप पे किया जाता है। इससे हम यह जानते हैं कि जिस कर्मचारी को हमने जो काम सौंपा था, क्या वो उसे ही तरह से वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड क्या निकल के आ रही है, उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, कितना ज़्यादा एक्सपर्ट वो हो रहा है, ओवरऑल उसकी जो आउटपुट वो निकाल रहा है उससे हम कितना सेटिस्फाई हैं या नहीं है, इसके बारे में उसके कार्य का निष्पादन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये इसकी लास्ट स्टेप होती है। और जब ये मूल्यांकन हम कर लेते हैं तो इसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि इसको हम आगे अपने पास रखें या निकाल दें, या इसका प्रमोशन करना है या डिमोशन करना है, या सैलरी में इंक्रीमेंट करना है या ट्रांसफ़र करना है, या सो इसी प्रकार के अनेक हम डिसीजन इसके बेस पे ले लेते हैं। तो ये लास्ट स्टेप थी। तो हमने स्टाफिंग के प्रोसेस में सीखा है कि सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग की जाती है कि आपको कौन से कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, उनकी भर्ती की जाती है, यानी भर्ती के लिए हम प्रेरित करते हैं उन कर्मचारियों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पास अपना रिक्रूटमेंट का डिमांड लेके आएँ। एंड उसमें हम ध्यान रखते हैं कि उसके इंटरनल सोर्स से करना है या उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से करना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पे जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उनका हम किसी बेस पे या तो हम प्री या मेन इंटरव्यू वो टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू रख के उनमें से किसी बेस्ट का जो हमें लगता है कि ठीक है हमारे जॉब और पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद काम पर लगाते हैं, प्लेसमेंट दिया जाता है, साथ में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके बाद उनका सैलरी या वेजेस फिक्स किया जाता है। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो यही स्टेप थी हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस में। इन्हीं को हम स्टाफिंग के फंक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या कहता है? 3 स्टेप हमने मैनेजमेंट की पढ़ ली हैं, 14 स्टेप आता है आपका डायरेक्टिंग। द 4th स्टेप इन मैनेजमेंट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। इट सिमुलेट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टाफ टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। हमने फर्स्ट स्टेप में जो प्लानिंग की थी, मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप में हमने जो प्लानिंग की थी, जो गोल्स, जो टारगेट हमने फिक्स किए थे, क्या अब सारा काम हमारा उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके लिए हम जितने व्यक्ति हमारी कंपनी में काम करते हैं उसको उसी दिशा में धकेलने के लिए एक व्यक्ति उनके ऊपर अपॉइंट कर देते हैं, जो उनको दिशा निर्देशन देता रहता है, उनको बताता रहता है भाई आगे बढ़िए, इस गति से चलिए, ऐसे चलिए, इस दिशा में चलिए, इस तरह से काम करिए। तो इस प्रकार का निर्देशन जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर।
डायरेक्टिंग कैन बी डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम प्रबंध के फंक्शंस के तौर पे ही डिफाइन कर सकते हैं, विच इज रिलेटेड विद द इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर हम निर्देश देते हैं, गाइडिंग मार्गदर्शन देते हैं, एंड इंस्पायरिंग मैन पावर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम लोगों का उत्साहवर्धन भी करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपकी कोई फ्रेंड सर्कल है, आपका कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, उनका एक जो मेन करता धरता होता है, जितने पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनको गाइड करते रहते हैं कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, नारेबाजी लगवाते हैं और जैसा उनका नेता कहता है ऐसे काम वो कर लेते हैं। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको सही दिशा में ले जाता है और मॉनिटरिंग करता है कि क्या वो फंक्शन उसी दिशा में कर रहे हैं या कितना आपने अचीव किया कितना नहीं, इसके बारे में डिसीजंस वो लेते रहते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसकी क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग जो होता है वो एक्शन को इनिशिएट करता है, यानी इसका जो मेन रोल होता है वो एक्शन में आना होता है, यानी डायरेक्टर के द्वारा ही या डायरेक्टिंग के द्वारा ही जो आपके नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं कंपनी में वो सभी हरकत में आ जाते हैं। अगर उनको डायरेक्शन मिलता रहता है तो वो तुरंत प्रभाव से अपने एक्शन को संभाल लेते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होता, एक काम खत्म हुआ तो दूसरे के लिए, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरे के लिए, चौथा खत्म हुआ तो पांचवें के लिए, पांचवा खत्म हुआ तो छठे के लिए, इस प्रकार से सो ऑन एज लॉन्ग एज ये चलता ही रहता है। इसलिए डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, हर किसी लेवल पे, टॉप मिडिल एंड लो, सभी जगह पे आपके वर्कर्स, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो आपके लो लेवल के कर्मचारी हों, सभी जगह व्यक्ति ही काम करते हैं और जहाँ व्यक्ति काम करता है वहाँ डायरेक्टिंग अप्लाई होता है, क्योंकि सभी प्रकार के व्यक्तियों को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है। जैसे हमने फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में पढ़ा था, जो वर्टिकल चार्ट होता है, जो इसको हम लाइन स्टाफ बोलते थे, तो ये डायरेक्टर्स जो होता है ये ऊपर से आदेश देते हैं, उसको हम नीचे की तरफ अप्लाई कराते हैं, तो इसका जो फ्लो होता है वो ऊपर से टॉप टू बॉटम होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग का मेन मकसद होता है कि परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए। जो भी वर्कर्स लगे पड़े हैं, डायरेक्टिंग मिलने के बाद यानी निर्देशन मिलने के बाद उन्हें काम करना है और ये कराता भी है। यानी डायरेक्शन मिलने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपने काम करने में कोई कठिनाई आई थी या आपको निर्देश नहीं मिले थे, आपको कोई रूल रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता था, यानी इससे हर चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। ह्यूमन एलिमेंट, डायरेक्टिंग कौन करता है? एक व्यक्ति करता है, और किसके लिए करता है? व्यक्तियों को ही करता है। तो इसका मतलब डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट को गाइड करना या कराना होता है। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम उसके एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऐसा होता है इसमें सुपरविजन, एंड सेकंड इज लीडरशिप, एंड थर्ड वन इज मोटिवेशन, और फोर्थ होता है इसका कम्युनिकेशन। तो इसमें सुपरविजन सबसे पहला एलिमेंट है। सुपरविजन का मीन होता है पर्यवेक्षण, और पर्यवेक्षण क्या कहता है? यह काम पर अधीनस्थों की, अधीनस्थ मीन्स आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, देखभाल करना है, और साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी इसके साथ की जाती हैं। यानी हमारे जो सबऑर्डिनेट वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक व्यक्ति होता है जो उनकी निगरानी करता रहता है कि क्या वो सही काम कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं। और सुपरवाइजर जो काम करता है उसको बोला जाता है सुपरविजन। तो इसमें क्या किया जाता है? जो आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, योजना वो आपके जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह देखना। साथ में काम के संबंधित पर्यवेक्षण उनकी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करते हैं। यानी जब भी वो देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके सामने अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो उस अड़चनों का, उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए भी सुपरवाइजन सामने आता है।
पर्यवेक्षक और अधीनस्थों के बीच आमने सामने का संपर्क भी होता है। तो इसकी फीचर्स ये भी है कि जब जो सुपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली कर्मचारियों के अगल बगल रह के ही उनके साथ संपर्क में रहता है, तो ऑन द स्पॉट ये उनका सॉल्यूशन करा देता है। यानी इसके अंदर क्लोज कम्युनिकेशन होता है, यानी वर्कर और सुपरवाइजर दोनों आसपास ही रहते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स नेतृत्व। नेतृत्व यह भी एक डायरेक्टिंग का एक प्रमुख पार्ट है। एक नेता किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। संगठन मीन्स एक कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। क्या करता है? अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है। और नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थों के काम को भी प्रभावित करता है। यानी इस व्यक्ति के नेतृत्व में ही सारे व्यक्ति काम करते हैं और यह संगठन के उद्देश्यों को भी प्रभावित कर देता है, और साथ में उद्देश्यों के लिए कंपनी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है। व्यवसाय की सफलता की ही काफी हद तक एक अच्छे नेता पर निर्भर करती है। नेता मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी मानते हैं, जिसका सभी फॉलो अप करते हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो सभी व्यक्तियों को अपने अट्रैक्शन में ले लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। फिर वह व्यक्ति जैसा कहता है सारे कर्मचारी ऐसा ही करते हैं। तो ये भाई लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर को व्यक्तियों से काम कराना होता है और व्यक्ति काम तब करते हैं जब उनको वो किसी व्यक्ति से प्रभावित हों। तो नेता यानी मैनेजर को एक अच्छा डायरेक्टर भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अलग से एक निर्देश देने वाला व्यक्ति डायरेक्टर के तौर पे वो नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। प्रबंधक क्या काम करते हैं? व्यक्तियों से काम कराते हैं। और व्यक्ति काम क्या 100% करते हैं? नहीं करते हैं। व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी कैपेसिटी का लगभग 60% तक ही काम करते हैं। बाकी 40% जो कैपेसिटी उनकी होती है वो हिडन होती है, उसको वो नहीं उजागर करते। इसलिए उस 40% कैपेसिटी को निकालने के लिए हम उनको मोटिवेशन देते हैं। अब यह मोटिवेशन यानी प्रेरणा, उनको हम उकसाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, अरे वाह शाबाश इतना कर दिया, ऐसे कर दिया। यानी हम उनको फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली कुछ सुख सुविधाएं उनको देते हैं, जिस सुख सुविधा के मिलने से वो प्रेरित होता है और उसे लगता है कि यदि मैंने अच्छा बेहतर प्रकार से काम किया, पूरी क्षमता के साथ काम किया, तो मुझे इस तरह से आगे और भी मिलता रहेगा। अच्छे काम के लिए उसे इनाम देना, पारितोषिक देना, उसकी शाबाशी करना, भरी सभा में उसको सम्मानित करना, लोगों से उसकी प्रशंसा करना, उसे गिफ्ट देना, उसकी सैलरी बढ़ाना, उसका पद में प्रमोशन करना, उसको कुछ सुख सुविधाएं सिक्योरिटी देना, उसको या उसका एजुकेशन लेवल ग्रो करने में उसकी हेल्प करना, या उसका पारिवारिक स्टेटस इंक्रीज करने में हेल्प करना, उसके मेडिकल फैसिलिटीज देना, उसे कैंटीन फैसिलिटी देना, उसे कन्वेंस फैसिलिटी देना। ये सभी प्रकार के आपके मोटिवेशन के फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे करके हम किसी कर्मचारी के मनोबल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हम फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली किसी प्रकार का बोल सकते हैं, प्रलोभन बोल सकते हैं, देके उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन से आपके जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छी प्रकार से बढ़ी हुई क्षमता के साथ काम करते हैं, जिसका फर्क सीधा हमारे आउटपुट पे पड़ता है। हमारी कॉस्ट कम होती है, आउटपुट ज़्यादा निकल के आता है और सिंपली इससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, तथ्यों को, सूचनाओं को आदान प्रदान दूसरे व्यक्तियों से करते हैं। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं जो सूचना आपको देना चाहता हूं उसके लिए मैं आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इसको देख रहे हैं, तो आप ये इस माध्यम से मेरा विचारों को, मेरे हाव भाव को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ही कंपनी में हर जगह पे कम्युनिकेशन होता है। अभी हमने पढ़ा सुपरविजन, उसमें भी कम्युनिकेशन था, लीडरशिप उसमें भी कम्युनिकेशन था, मोटिवेशन में भी कम्युनिकेशन था, और जो डायरेक्टिंग हम खुद पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग में भी मोटिवेशन होता है, क्योंकि ऊपर से लेके सारे निर्देश नीचे की तरफ जाते, तो ये किसी न किसी माध्यम से जाते हैं, या तो वो लिखित रूप में होते हैं या फिर वो मौखिक रूप में होते हैं। तो ये मतलब संचार तो होता ही है, चाहे वो चिन्हों के रूप में हो, सांकेतिक हो।
तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया है, हमें कुछ काम करना है नहीं करना है? इसके लिए किसी भाषाई शब्दों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन यह आपका डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी होता है, फॉर्मल भी होता है एंड इनफॉर्मल भी होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? यदि किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझकर वेल प्लान्ड के अकॉर्डिंग और अधिकारियों से परमिशन लेके जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको बोला जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसका यह पता हो कि कम्युनिकेशन करने वाला कौन है, कहाँ से कर रहा है या किसके लिए कर रहा है, उसका पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जिसके आदि और अंत यानी सोर्स और डेस्टिनेशन का आप पता निकाल सकें, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि लेक्चर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट या कॉलेज के निर्देशों के अनुसार उसके गाइडलाइंस के अंदर हम ये चीज़ें आपको दे रहे हैं, और कहाँ से ये लेक्चर आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इसका एक प्रॉपर सोर्स है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से ये बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वह ऐसा कम्युनिकेशन है जो किसी प्रकार से अथोराइज नहीं होता है, ना तो उसमें भेजने वाले का पता होता है, ना उसमें रिसीवर का पता होता है, और किस उद्देश्य से वो भेजा जा रहा है इसके बारे में भी कोई हमें पता नहीं होता। नॉर्मली जो अफवाहें, कानाफूसी जो हम सुनते हैं, वो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। आपने कोई न्यूज़ सुनी, अरे वहाँ पे कॉलेज की छुट्टी रहेगी आज। अब छुट्टी रहेगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन सही थी? अब कोई कहता है कि भाई छुट्टी लेगी, कहाँ से पता चला? मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था भाई। अब वो कहता है कि भाई दोस्त को कैसे पता चला? पता नहीं कैसे पता चला। अब दोस्त ने ऐसे ही मजा लेने के लिए कह दिया कि भाई कॉलेज की छुट्टी, लेकिन कॉलेज की छुट्टी नहीं थी। तो ये क्या हो गया? एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं अगर ये बात ये कही की जाती कि भाई कॉलेज का नोटिस आया था, मेरे पास नोटिस है, ये देखिए, प्रूफ देखिए, तो वो हो जाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम भेद कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंपनी में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई जगह नहीं रहती है, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन ही चलता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कंपनीज में या कोई भी संस्था लगा लीजिए, उस सभी संस्थाओं में थोड़ा से अनुपात में आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है। लोग एक जैसी जाति, एक जैसी धर्म, एक जैसी पोस्ट वाले लोग एक साथ बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपना जो गॉसिप करते हैं, अपने घर परिवार की बातें कर सकते हैं, अपने खुद की करियर प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये हमारे दो प्रकार के कम्युनिकेशन थे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीख लिया है स्टाफिंग, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस एंड प्रोसेस, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसकी मीनिंग, उसके फंक्शंस एंड उसके फीचर्स, और उसके बाद फंक्शंस या फिर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, नमस्ते।